गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका नाम है सेल डिवीजन। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट्स है वो है सेल साइकिल। दूसरा जो पार्ट है वो है माइटोसिस सेल डिवीजन, और तीसरा जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है सेल डिवीजन, इसमें हमारे 3 लेक्चर्स आएंगे। पहला सेल साइकिल, दूसरा माइटोसिस सेल डिवीजन एंड तीसरा मियोसिस सेल डिवीजन। तो बच्चों, आज जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल साइकिल, क्योंकि सेल साइकिल के दौरान ही सेल डिवाइड भी होता है। एक्चुअली सबसे पहला जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करें तो जब सेल का खोज हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो काफ़ी समय तक हम लोग सेल डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। स्लीडेन एंड स्वान जिसने सेल थ्योरी दिया, हालांकि उसने सेल थ्योरी में ये बताया कि सेल डिवाइड करता है, लेकिन उसके पास कुछ खास जानकारी नहीं था। स्लीडेन एंड स्वान को सबसे पहले रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। रुडोल्फ विर्चोव ने इस थ्योरी को एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है सेल लीनेज थ्योरी। रुडोल्फ विर्चोव ने सेल लीनेज थ्योरी दिया था। सेल लीनेज थ्योरी जो है ये कहता है ओमनिस सेलुली ई सेलुली। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितने भी न्यू सेल्स आते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही डिवाइड होके आते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहले रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। हालांकि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड दे फेल टू प्रूव दिस थ्योरी। हालांकि सेल डिवीजन का कंसेप्ट अगर देखा जाए तो रुडोल्फ विर्चोव ने रख दिया। बाद में एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्ल नेगरी। इसने बताया कि न्यू सेल्स अराइजेज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। डिवीजन होता है, डिवीजन का सीधा प्रोसेस है। जब भी कोई डॉटर सेल्स ग्रो करता है, मदर सेल बनता है, तो उसका बॉडी अनस्टेबल हो जाता है, और जब बॉडी अनस्टेबल हो जाता है तो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को 2 इक्वल हाफ में बांट दिया जाता है। इसी को डिवीजन कहा जाता है। तो कार्ल नेगरी ने बताया न्यू सेल्स अराइजेज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर एक और साइंटिस्ट है स्ट्रासबर्गर। इसने ऑब्जर्व किया सेल को, तो पाया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अगर ये सेल है और दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस भी जो है सेल के अंदर दे आल्सो डिवाइड। और इसने ऑब्जर्व किया स्ट्रासबर्गर ने कि न्यू न्यूक्लियाई डेवलप फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। जब सेल डिवीजन करता है तो एवरी डॉटर सेल्स हैव ऑन न्यूक्लियाई। तो जिस तरह से सेल का डिवीजन होता है उसी तरह से न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, और इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रासबर्गर। तो ये 3 साइंटिस्ट मिलके सेल डिवीजन का कंसेप्ट रखा।
अब क्या है, जब भी सेल डिवीजन होता है, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सेल डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं। वैसे सब्सटेंस, वैसे एजेंट्स, द एजेंट्स विच स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोजेंस। उसको हम लोग माइटोजेंस के नाम से जानते हैं, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइनिन, स्टेरॉइड्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, लिम्फोकाइंस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो माइटोजेंस का काम करते हैं। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। लेकिन कुछ माइटोटिक पॉइजन्स भी होते हैं। माइटोटिक पॉइजन उसको हम लोग कहते हैं जो सेल डिवीजन को प्रिवेंट करता हो, सेल डिवीजन को होने ना दे, उसको हम लोग माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। द एजेंट्स विच इनहिबिट सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन्स। फॉर एग्जाम्पल अजाइड्स, साइनाइड्स, colchicine, these all are माइटोटिक पॉइजन। तो ये जो है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मैं आपको सेल डिवीजन दो तरह का होता है मुख्य रूप से, जो एनसीईआरटी में पढ़ना है, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन एक फेज आता है जिसका नाम है मेटाफेज, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो माइटोटिक पॉइजन है, ये सेल डिवीजन प्रोसेस जब चल रहा है, तो उसमें जब मेटाफेज स्टेप आता है, तो ये स्पिंडल प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक देता है, जिस कारण से सेल डिवीजन नहीं हो पाता और मेटाफेज में जाके सेल डिवीजन रुक जाता है। तो इस तरह से ये जो माइटोटिक पॉइजन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, माइटोटिक फेज में ये स्पिंडल प्रोटीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है ताकि सेल डिवीजन ना हो। इसको हम लोग कहते हैं इट अरेस्ट द सेल डिवीजन एट मेटाफेज। तो ये माइटोटिक पॉइजन कहलाता है। जब भी हम लोग सेल साइकिल को देखते हैं, तो सेल साइकिल में क्या होता है, ये एक डॉटर सेल है, दिस इज डॉटर सेल। डॉटर सेल जो है वो ग्रो करता है, और जब ये ग्रो करता है तो ये बन जाता है मदर सेल, दिस इज मदर सेल। और जब ये मदर सेल डिवाइड करता है तो अगेन टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, टू डॉटर सेल फॉर्म होता है, दिस इज टू डॉटर सेल फॉर्म। तो ये जो सेल साइकिल हम लोग देख रहे हैं, तो कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया है। एक जो फेज है उसको हम लोग डिवाइडिंग फेज कहते हैं, और ये जो दूसरा फेज हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज नॉन डिवाइडिंग फेज। इसको हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। अगर वो डिवाइडिंग फेज है तो ये कौन सा फेज हो गया, नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को ही
इंटरमीडिएट फेज या इंटरफेज कहा जाता है। दिस नॉन डिवाइडिंग फेज इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट फेज और इंटरफेज। तो अगर यहां पर कोई मदर सेल है, दिस इज मदर सेल। अब ये मदर सेल डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? डॉटर सेल बनेगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडिंग फेज है। तो ये मदर सेल क्या हो गया? डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बन चुका है। अब ये डॉटर सेल कंप्लीट इंटरफेज से पास होगा, और जब ये इंटरफेज से पास होगा तो अगेन द डॉटर सेल बिकम्स मदर सेल। तो इस तरह से जो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है किसी भी डॉटर सेल का, उसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। ह्यूमन सेल को एक कंप्लीट सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 आवर्स अप्रॉक्स लग जाते हैं, जबकि आप लोग ईस्ट को अगर देखें तो करीब करीब 90 मिनट्स में ये अपना सेल साइकिल को कंप्लीट करता है। दूसरा होता है जनरेशन टाइम। जब भी एक सेल डिवाइड करता है फिर दूसरी बार डिवाइड करता है। मदर सेल डिवाइड किया और डॉटर सेल बन गया। अब ये डॉटर सेल ग्रो करेगा और वापस मदर सेल बनेगा। तो जो 2 सक्सेसिव डिवीजन है, अगर कोई बार बार डॉटर सेल मदर सेल में कन्वर्ट होगा, मदर सेल बन के वो डिवीजन करेगा, फिर डॉटर सेल बनेगा। तो जब भी 2 सक्सेसिव डिवीजन जब होता है तो उसके बीच में जो कुछ टाइम इंटरवल हमें मिलता है उस सेल को, उसको हम लोग कहते हैं जनरेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। यहां पे हमने स्पष्ट रूप से दिखाया है सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा गया। लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, ये जो नीचे का फेज है ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसको हम लोग इंटरफेज कहते हैं। और ये जो छोटा वाला फेज है ये डिवाइडिंग फेज है, इसको हम लोग माइटोटिक फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। हार्वर्ड एंड प्लेक साइंटिस्ट है, इसने क्लासिफाई कर दिया था इस इंटरफेज को 3 फेज में। एक G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एक तो माइटोटिक फेज जो डिवाइडिंग फेज है। ये डिवाइडिंग फेज माइटोटिक फेज है, और ये जो इंटरफेज हम लोग देख रहे हैं इसको हार्वर्ड एंड पेल्क ने डिवाइड कर दिया 3 फेज में, G1, S एंड G2। अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें इन सभी फेज का, तो जो G1 फेज है अबाउट, ऐसे इसकी कोई टाइम बाउंडेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक टाइम दें तो करीब करीब 12 आवर्स लगता है G1 फेज में। S फेज ये वाला फेज है, इसमें करीब करीब टाइम ड्यूरेशन 6 to 10 आवर्स का है, जबकि G2 फेज जो है इसमें 3 to 12 आवर्स टाइम ड्यूरेशन लगता है। हालांकि इन तीनों फेज में G1 फेज को टाइम के ड्यूरेशन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद सेल का बाहर निकलने का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ G0 फेज इन द मिडिल ऑफ G1 फेज। G1 फेज के मिडिल में G0 फेज आता है, जहाँ पे सेल एक लंबे समय के लिए रुक सकता है और कभी कभी रुक जाता है। जो परमानेंट सेल्स होते हैं उनमें G0 फेज पाए जाते हैं, और वहाँ पर जाके सेल स्टॉप हो जाता है। वो सेल डिवीजन कुछ समय के लिए या परमानेंट रूप से रोक देता है। तो अब हम लोग जो सेल साइकिल है इसके सभी फेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
बच्चों, अब हम लोग ये सेल साइकिल को काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सेल साइकिल में हमने बताया आपको कि जितने भी सेल होते हैं ये सभी के सभी सेल दो फेज से गुजरते हैं। एक वो फेज होता है जिसमें सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, ये हो गया डिवाइडिंग फेज। दिस इज डिवाइडिंग फेज। सेल साइकिल को, ये जो हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, ये दो फेज में कंप्लीट होता है। एक डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज को हम लोग एम फेज के नाम से भी जानते हैं। एम फेज क्यों? क्योंकि डिवीजन जो है ना, ये दो मेन प्रोसेस है, या तो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा या तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो माइटोटिक हो या मियोसिस सेल डिवीजन हो, इसीलिए इसका नाम एम फेज रखा गया है। तो ये जो डिवाइडिंग फेज है इसको हम लोग एम फेज भी कहते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक मदर सेल है, दिस इज द मदर सेल, और ये डिवाइड किया, चाहे किसी भी प्रोसेस से किया हो, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ हो या फिर मियोसिस सेल डिवीजन हुआ हो, ये टू डॉटर सेल में फॉर्म हो गया। दिस इज टू डॉटर सेल। हमने पहले ही आपको तीनों साइंटिस्ट का नाम बता रखे हैं। रुडोल्फ विर्चोव, जिसने इस कंसेप्ट को रखा कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कार्ल नेगरी ने बताया था कि जब भी कोई मदर सेल डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन होता है। स्ट्रासबर्गर जो है, इसने ऑब्जर्व किया न्यूक्लियस आल्सो गेट्स डिवाइड, तो यहाँ पे सेल भी डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। तो फाइनली एक मदर सेल से, दिस इज द मदर सेल, इसको हम लोग मदर सेल कहेंगे। और ये दोनों कौन सा सेल हो गया? तो ये हो गया डॉटर सेल। तो दिस इज डॉटर सेल। और कितने डॉटर सेल हैं? टू डॉटर सेल है। तो ये काम है डिवाइडिंग फेज का। तो ये डिवीजन कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में एम फेज जो है ये या तो माइटोसिस या तो मियोसिस, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। अभी हम सिर्फ सेल साइकिल को समझेंगे। और यहाँ से जो यहाँ का फेज है, ड्यूरिंग दिस हमारे पास इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि हम सेल को ऑब्जर्व कर पाए। जब सेल डिवीजन हुआ तो हम लोग इस बात को तो ऑब्जर्व कर लेते थे कि एक मदर सेल डिवाइड हुआ तो टू डॉटर सेल बन चुका है। और जब टू डॉटर सेल बना तो यहाँ पर जो है सेल डिवीजन हुआ कि यहाँ पर शायद अगर कोई फेज है तो उसका नाम है रेस्टिंग फेज। सेल डिवीजन करने के बाद कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेस्ट करता है, इसीलिए हम लोगों ने इस फेज को नाम दिया रेस्टिंग फेज। तो ये वाला जो फेज हो गया इसको हम लोगों ने रेस्टिंग फेज कहा। तो दिस इज द रेस्टिंग फेज एंड दिस इज द डिवाइडिंग फेज। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ता चला गया, बाद में पता चला कि दिस इज नॉट अ रेस्टिंग फेज, दिस इज द मोस्ट एक्टिव फेज। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द सेल डिवीजन यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द सेल होता है। ये जो दो डॉटर सेल्स हैं, टू डॉटर सेल्स हैं, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करेंगे जब तक ये मदर सेल ना बन जाए। तो दिस इज द ग्रोथ फेज एंड ग्रोथ फेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो बाद में हम लोगों ने इसका नाम दिया इंटरमीडिएट फेज।
हम लोग रेस्टिंग फेज जो है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, दिस इज द रेस्टिंग फेज जो है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हो गया इंटरमीडिएट फेज, या फिर हम लोगों ने इसको इंटरफेज कहा। तो ये वाला जो फेज है, यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस यहाँ तक का जो फेज है, दिस इज, पहले तो हम लोग इसको क्या कहते थे कि ये रेस्टिंग फेज है, तो हमने इसका नाम क्या रखा था, रेस्टिंग फेज। फिर हमने इसका नाम रखा इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट मतलब 2 बार सेल डिवीजन होने के बाद, जनरेशन टाइम अगर देखा जाए 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच कुछ जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसको हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट फेज। तो इसका नाम पड़ गया इंटरमीडिएट फेज। तीसरा जो है ये, इसको हम लोग इंटरफेज भी कहते हैं, दिस इज इंटरफेज। तो यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को समझा, और ये हो गया डिवाइडिंग फेज। तो बताओ इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, दिस इज नॉन डिवाइडिंग फेज। हम लोग इसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ सेल का ग्रोथ होता है। तो ये जो हमने देखा अभी, दिस इज द रेस्टिंग फेज कह लो, इंटरमीडिएट फेज कह लो, इंटरफेज कह लो, या नॉन डिवाइडिंग फेज कह लो। जब हम लोगों ने इसका स्टडी किया, ये जो नॉन डिवाइडिंग फेज है, और दिस इज द शॉर्ट डिवाइडिंग फेज, ये बहुत छोटा सा डिवाइडिंग फेज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हार्वर्ड एंड पल्क ने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, किसको, तो ये रेस्टिंग फेज को, या फिर इंटरमीडिएट फेज को, या इंटरफेज को, या नॉन डिवाइडिंग फेज को 3 फेज में क्लासिफाई कर दिया। और हमने उसका जो नाम रखा, एक का नाम रखा जीवन फेज। तो ये हो गया जीवन फेज, दिस इज जीवन फेज। ये कौन सा फेज हो गया, एस फेज। और दिस इज G2 फेज। 3 फेज में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, रेस्टिंग फेज को, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल, कि किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, उस आधार पे हमने इसको 3 फेज में क्लासिफाई कर दिया। अब जो सबसे पहला है जीवन फेज, अब हम जीवन फेज का पहले बात करेंगे। जीवन फेज है ना, ये डिवीजन के बाद सबसे पहला फेज आया है। आफ्टर द सेल डिवीजन सबसे पहला फेज जो आता है ग्रोथ फेज में। अच्छा, इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी तो कह सकते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। तो ये जो भी फेज हम लोग देख रहे हैं, एक्चुअल में कौन सा फेज है, तो ये ग्रोथ फेज है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ होता है किसका, डॉटर सेल का। तो ये सभी है जो ग्रोथ फेज ही है। तो सबसे पहला जो ग्रोथ फेज आया है उसका नाम है जीवन फेज। तो हम लोग जो है ना, इसको सबसे पहला फेज जो होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ फेज। दिस इज प्राइमरी ग्रोथ फेज, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे ग्रोथ होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ फेज। और फिर एस फेज। अब यहाँ पर ये प्राइमरी ग्रोथ फेज है, लेकिन ये फेज आया तो एम फेज के बाद में है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोटिक फेज के ये बाद आता है। तो इसका दूसरा जो नाम हो गया पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं इसको हम लोग। ये वाला जो फेज है ना, एस फेज से पहले आता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं। और एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। तो ये कौन सा फेज हो गया, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। दिस इज प्री डीएनए सिंथेटिक फेज हो गया।
एक और बात है, इसको हम लोग गैप वन फेज भी कहते हैं, गैप वन फेज। तो ये जो हम लोग जीवन फेज का जब नाम देखें तो इतने सारे नाम इसको मिल गए, प्राइमरी ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज और गैप वन फेज। यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए हम लोग एस फेज को डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं। दिस इज डीएनए सिंथेटिक फेज। ये हो गया डीएनए सिंथेटिक फेज। अब अगर हम लोग G2 फेज की बात करें तो अगर वो प्राइमरी ग्रोथ फेज है तो ये कौन सा फेज हो जाएगा? दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ फेज। तो इसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ फेज कहते हैं। अगर ये पोस्ट माइटोटिक फेज है तो ये तो माइटोटिक फेज से पहले आता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्री माइटोटिक फेज। दिस इज प्री माइटोटिक फेज कहेंगे इसको हम लोग। अगर ये फेज एस फेज से पहले आता है तो ये फेज एस फेज के बाद आता है, इसीलिए इसको हम लोग पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज। और इस फेज को एक और नाम दिया गया है गैप टू फेज, क्योंकि फर्स्ट वहाँ पे और देन यहाँ पर गैप मिलता है बिफोर डिवीजन, इसीलिए इसको गैप टू फेज कहा गया है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट सेल साइकिल। लेकिन अगर हम लोग इसको समझें कि इस फेज में ग्रोथ किस तरह से होता है, एस फेज में ग्रोथ किस तरह से होता है, G2 फेज में ग्रोथ किस तरह से होता है, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो सबसे पहला ये हम लोग फेज जो देख रहे हैं, इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कौन कौन सा ग्रोथ होता है? तो सबसे पहले साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज। जो सेल का साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेली। जो भी ऑर्गेनेली डिवाइड हो गए, हाफ हो चुके हैं, उन सभी ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेली। कौन कौन से ऑर्गेनेली हो सकते हैं? जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जितने भी होते हैं, जो भी ऑर्गेनेली होते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर ये क्या करेंगे? तो वो फॉर्मेशन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइबोसोम्स, जो भी होते हैं ये सब यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेली हैं, ये फॉर्म करते हैं। ये सब कहाँ फॉर्मेशन होता है? तो प्राइमरी ग्रोथ फेज में फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एट द मिडिल ऑफ G1 फेज, जब ये सब हो रहा होता है ना, यहाँ पे एक और बात है, एट द मिडिल ऑफ G1 फेज एक फेज होता है जिसका नाम है G0 फेज। यहाँ पर होता है एट द मिडिल ऑफ G1 फेज G0 फेज मौजूद होता है। ये G0 फेज जो होता है ना, ये वो फेज है जहाँ पर सेल कुछ देर के लिए या परमानेंट रूप से आराम कर सकता है, रेस्ट कर सकता है। आप ये समझ सकते हैं, या तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं डोरमेंसी पीरियड में चला गया। इसके अलावा अगर देखें, G1 फेज में सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है। जो आरएनए है उसका सिंथेसिस होता है किस फेज में? G1 फेज में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो
जीवन फेज जो है ये एक तरह का ग्रोथ फेज है। अगर हम बात करें डीएनए सिंथेटिक फेज यानी एस फेज का, तो इस फेज का जो सबसे खासियत है, यहाँ पे दो मुख्य इवेंट्स होते हैं। पहला जो इवेंट है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है जब ये सेल यहाँ मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर्स बने थे, तो इसके पास जो क्रोमोजोम्स थे दे डिवाइड इनटू क्रोमैटिड्स। यानी कि अगर इसके पास 46 क्रोमोजोम्स हैं तो इस डॉटर सेल के पास कितने क्रोमैटिड हो गए? 46 क्रोमैटिड हो गए। यहाँ पे क्रोमैटिड में डिवीजन हो गया और इसी जगह पे आने के बाद ये क्रोमैटिड जो है वापस क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 46 क्रोमैटिड अगेन चेंज इनटू 46 क्रोमोजोम्स। एक और चीज़ जो है, जो न्यूक्लियस, यहाँ पर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस था और यहाँ पर जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेट करेगा। न्यूक्लियस ग्रो, न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है, न्यूक्लियस वापस अपने जैसा हो जाता है, पुराने अवस्था में चला जाता है। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डीएनए सिंथेटिक फेज में ही होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एट द एंड ऑफ एस फेज, ये जो पोजीशन है, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, दिस इज द एंड ऑफ एस फेज, एंड ऑफ एस फेज एंड बिगिनिंग ऑफ G2 फेज कह सकते हैं, एंड बिगिनिंग ऑफ G2 फेज। एंड ऑफ एस फेज एंड बिगिनिंग ऑफ G2 फेज। यहाँ पर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये एनिमल सेल में होता है और ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। तो सेंट्रियोल का जो फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ एस फेज एंड बिगिनिंग ऑफ G2 फेज। अगर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ फेज को देखें तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल टू प्राइमरी ग्रोथ फेज होता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, डीएनए सिंथेटिक फेज में जब यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है। वैसे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ भी होता है, प्राइमरी ग्रोथ फेज में भी होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन एक स्पेशल प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा ये सिंथेटिक फेज में ही होगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जब भी फॉर्म करेगा तो डीएनए सिंथेटिक फेज में ही बनेगा। अब हम वापस आते हैं G2 फेज में। यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ फेज है ये आइडेंटिकल है किसके? तो प्राइमरी ग्रोथ फेज के। साइज ऑफ सेल वहाँ पे भी इंक्रीज हुआ था और साइज ऑफ सेल यहाँ पर भी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। दूसरा जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेली। जैसे ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन जीवन फेज में हो रहा था वैसे ही ऑर्गेनेली का फॉर्मेशन G2 फेज में भी होगा। तीसरा जो यहाँ पे सबसे इवेंट्स है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन होता है। ये वो प्रोटीन है जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है।
ये स्पिंडल फाइबर का काम करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये बहुत ज़रूरी है, स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ होता है। एंड ऑल द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, जो भी सब्सटेंसेस सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है वो सब G2 फेज में फॉर्म करेगा। ऑल द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, ये सब कुछ G2 फेज में ही बनेगा। एक और बात यहाँ पे होता है डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, कि किस टाइप ऑफ सेल डिवीजन करना है। डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, कि वो माइटोसिस सेल डिवीजन होगा या मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ये सब G2 फेज में होता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि इंटरफेज को G1 फेज, S फेज और G2 फेज में बांट दिया गया, और इनमें डिफरेंट फेजेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे जितने भी डिवीजन हुए ये सब सेल साइकिल को कंप्लीट करेगा। अब अगर हम बात करें G0 फेज का, तो G0 फेज जो है ये मिडिल ऑफ G1 फेज में आता है। इसको हम लोग R पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्यूसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सेल डिवीजन रुक जाता है। जब G1 फेज में सेल इंटर करता है तो ग्रोथ होने के बाद जैसे ये G0 के फेज में आता है तो यहाँ पर साइक्लिंग डिवीजन नहीं हो पाता है। कुछ देर के लिए सेल डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, वो स्टॉप करता है सेल डिवीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइक्लिंग फैक्टर। हालांकि कुछ समय तक सेल रहने के बाद अगर कोई स्टिमुलस वापस उस सेल को मिलेगा तो सेल G1 फेज से आगे बढ़ जाएगा और S फेज में पहुंचेगा। ये G0 फेज से बाहर निकल के S फेज में आएगा और अगेन कंप्लीट द सेल साइकिल। तो अगर इस पीरियड में कोई भी सेल रेस्टिंग में जाना चाहता है तो वो सिर्फ G0 फेज ही उसको दे सकता है। G0 फेज इज मोस्ट एक्टिव इन परमानेंट सेल, क्योंकि वहाँ पर सेल इसी फेज में जाके सेल डिवीजन को स्टॉप करता है, चाहे वो परमानेंट रूप से स्टॉप कर दे चाहे वो टेम्पररी रूप से स्टॉप कर दे। अगेन स्टिमुलस विल वर्क, जब स्टिमुलस मिलेगा तो सेल G0 फेज से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर G0 फेज का कोई टाइम बॉर्डेशन नहीं होता है, इसीलिए कोई भी सेल का अगर साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि G1 फेज में जाने के बाद कितने समय के बाद ये S फेज में इंटर करेगा। लेकिन अगर सेल नॉर्मल सेल साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो डिवाइडिंग सेल्स है, तो यहाँ पे हमने जो टाइम पीरियड लिखा है G1 फेज का अबाउट 12 आवर्स, S फेज का 6 to 10 आवर्स, G2 फेज का अबाउट 3 to 12 आवर्स, और लगभग इतना ही M फेज का भी होता है। तो बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन यानी डिवाइडिंग फेज को पढ़ेंगे। डिवाइडिंग फेज में दो है, एक माइटोटिक सेल डिवीजन और दूसरा मियोसिस सेल डिवीजन। देन वी विल डिस्कस द माइटोसिस सेल डिवीजन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।